हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी सारे बड़े कंपनी के भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो अभी हर रोज़ की ये बात हम लोग को देखने को मिलने वाली है। अभी इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कंपनी के नंबर आते हैं, थोड़ा हम लोग उनको डिटेल में कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। बाद में तो ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एक एक दिन में 100 200 200 500 1000 कंपनी के नंबर एक ही दिन में आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे कवर कर पाएंगे? तो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, सो आज के दिन की अभी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हाल ही में ये कंपनी हम लोग को डीमर्ज होते हुए देखने को मिली थी रिलायंस इंडस्ट्री से, एंड उसके बाद अलग से लिस्ट भी हुई थी। सो जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री का पहले एक शेयर था, उनको जियो फाइनेंशियल का एक शेयर फ्री में ऐसा मिल चुका था। और जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, तब से लेके अभी तक हम कह सकते हैं 65% के आसपास के रफली रिटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। काफ़ी सारे ड्रामे हुए थे, सर्किट भी लगे थे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। इंस्टीट्यूशंस को जोर ज़बरदस्ती से बेचना पड़ रहा था माल, बिकॉज जब उन्होंने निवेश किया था तो ऐसे कंपनीज में निवेश किया था जो कि इंडेक्स का पार्ट है। फिर जेएफएस की बात करें तो इंडेक्स का पार्ट नहीं है, तो उनको बेचना पड़ा था। तो लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। बट हमेशा एक बात गोल्डन रूल याद रखना, कौन सा? अपर सर्किट लगे या फिर लोअर सर्किट लगे, हमेशा आपका फोकस बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें टेम्पररी चलती है। अगर बिजनेस आपको समझ में आता है, लॉन्ग टर्म में कंपनी बिजनेस वाइज क्या कर सकती है, क्या उसके बिजनेस में ग्रोथ रहेगी या नहीं रहेगी, इस हिसाब से अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट करके निवेश करने का कोशिश करोगे तो फिर आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम लोग बाकी का भाषण बाद में देंगे, पहले तो आ जाते भाई कंपनी के नंबर कैसे रहे। तो ठीक है भाई, आप देख सकते हो कंपनी के नंबर को मैंने ओपन किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग रीड करेंगे, फिगर्स करोड़ में है। ठीक है, वैसे तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, जो बिजनेस को समझता है उसको एक पहला अंदाजा होता है। क्या अंदाजा होता है? कि रिजल्ट में आप लोगों को इतना कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें ओके ओके रहेगी। ओके ओके मतलब क्या भाई? आपको भी पता है ना, इनका बिजनेस एक्चुअल में फुल फ्लेजेड लेवल पे अभी तक जिस हिसाब से चलना चाहिए था वो तो स्टार्ट हुआ ही नहीं। अभी भी लाइसेंसिंग एंड ऑब्टेनिंग वही सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। हाँ, मतलब आप सभी लोगों को पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस के बिजनेस में एंट्री करने वाला है, उससे रिलेटेड लाइसेंस चाहिए उनको, इसका वो इंतजाम यहाँ पे कर रहे हैं। देन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में वो एंटर करने वाले हैं। देन एएमसी बिजनेसेस की बात करें, म्यूचुअल फंड, उसमें वो एंटर यहाँ पे करने वाले हैं। वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, उसमें वो एंटर करने वाले हैं। नॉर्मल फाइनेंस का बिजनेस तो है ही, पहले एनबीएफसी थी, देन उसके बाद उन्होंने आरबीआई के पास दरख्वास्त भेजी, भाई हमें एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे बननी है करके। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आरबीआई ने भी अप्रूवल इनको दे दिया है। बताने का मकसद क्या है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, अभी तक फुल गियर में इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में चीज़ें लिखते हैं, सर स्टार्ट कब होगा भाई, वो प्रोसेस होता है। ठीक है, आपने स्कूलिंग स्टार्ट की है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा ही होता है, आप डायरेक्ट 10th नहीं दे सकते। तो जो रूल्स रेगुलेशन है वो उनको पालन करना पड़ेगा। सर इसके लिए तो काफ़ी साल लगेंगे। हाँ लगता है भाई, लाइसेंस भी से लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, सो जब आएगा तब पता यहाँ पे चल ही जाएगा। बट तब तक के लिए हम कह सकते हैं कि बाकी का जो इनका बिजनेस चलता है उसको हम लोग स्टडी कर ही लेंगे। ठीक है, सो एक समझदार व्यक्ति को समझ में यहाँ पे आना चाहिए इनका जो एक्चुअल बिजनेस है। ठीक है, जो बाद में स्टार्ट होगा उसको लेकर काफ़ी लोग बड़ा दाव यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी बाकी की जो चीज़ें जस्ट फॉर्मेलिटी, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। जून का हम लोग को ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब ये पिछले क्वार्टर का था, ये 1 साल पहले का परफॉर्मेंस था। चलो ठीक है भाई, क्या परफॉर्मेंस है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम किधर गया। तो टोटल इनकम है 417 करोड़ इस वक्त का। अच्छा, पिछले महीने में कितना था? पिछले क्वार्टर में 418 करोड़, सेम उतना ही है। 418 ऑलमोस्ट 417-18 वैसे ही है, और 1 साल पहले भी 414 वैसा ही है। मतलब सेम रेंज में इन लाइन है इनकम की बात करें तो। ठीक है, अभी आने वाले नेक्स्ट नंबर रहेंगे ना, वो थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे। पता है क्यों? एकदम से इनकम आपको रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकता है। अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, Q2 की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यूजुअली Q2 में रिलायंस इंडस्ट्री डिविडेंड देता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे डिविडेंड इनकम लिखा हुआ नहीं है, डैश 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 है करके। उस वक्त Q2 में वहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम देखने को मिल जाएगा और ऐसा लगेगा अरे बाप रे, इन्होंने क्या चमत्कारी कर दिया करके। ठीक है, ये मैं आपको आगे की बात पहले बता के रख रहा हूँ, कौन सा? Q2 से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं भाई। आपको शेयर बाजार से रिलेटेड चीज़ों को बेसिक जानने में लिए टाइम लगेगा। एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आएगी तो आप बोलोगे अरे यार ये तो टाइम पास वाली चीज़ थी। एनीवेज, सो 417, 18, 414 ऐसा ही इनकम नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया है? 80 का खर्चा हुआ है। लास्ट टाइम 100 का खर्चा हुआ था, उसके पहले 50-40 का खर्चा यहाँ पे हुआ था। ऑब्वियसली भाई, जो भी फिगर्स है करोड़ में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इनकम से एक्सपेंस हटेंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा? तो कंपनी छोटे ही प्रॉफिट में ही है, बट चलो प्रॉफिट में तो ऐसे ही। प्रॉफिट बिना किसी टैक्स का तो कितना प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है? तो वो है लगभग 400 करोड़। आप देख सकते हो, इस वक्त की बात है। लास्ट टाइम कितना था?
390 टू 393 राउंडेड आप जैसा चाहो पकड़ सकते हो। और उसके पहले कितना था 427 करोड़। सो 427 करोड़ साल भर का प्रॉफिट 400 हो गया, 393 का प्रॉफिट 400 हो गया। ठीक है, ईयरली थोड़ा सा डाउन, क्वार्टरली थोड़ा सा अप। ठीक है, बट जो मेजर इनका जो बिजनेस है उसके ऊपर हर किसी का फोकस है। ये तो नॉर्मली इनका बिजनेस यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इसमें भी हम इसको फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते बिकॉज काफ़ी सारे टैक्स रहते हैं, उसके एडजस्टमेंट रहते हैं, डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट क्रेडिट्स रहते हैं। तो सब कुछ कट कुट करने के बाद फाइनली 11 पॉइंट आप देख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, या फिर आप NPAT भी चाहो तो थोड़ा बहुत कह सकते हो। तो चलिए भाई, कितना है प्रॉफिट आपका आखिर वाला बता दो। तो राउंडेड पकड़ ले 313 करोड़ है। लास्ट टाइम कितना था, 3 महीने पहले 311 करोड़, और 1 साल पहले 332 करोड़। ठीक है भाई, मतलब सालाना 332 करोड़ हो गया, 313 करोड़, 311 करोड़ हो गया, 313 करोड़, मतलब क्वार्टरली फ्लैटिश अप है। ईयरली देखा गया तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है, बट ये एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका जो मेजर जो दाव यहाँ पे लगाया जा रहा है जो बड़े प्लेयर्स के द्वारा, वो इसीलिए लगाया जा रहा है बिकॉज फ्यूचर में जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया ना, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, देन वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, नॉर्मली फाइनेंस का बिजनेस, ठीक है, और भी बहुत सारे इनके बिजनेसेस में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, वो चीज़ें वर्किंग प्रोग्रेस में हम जितने भी फाइनेंस की चीज़ें, क्रेडिट कार्ड रह गया, ठीक है, जैसा पेटीएम का साउंड बॉक्स था वैसा इनका साउंड बॉक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को भविष्य में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड इससे जो पैसा वो छापेंगे उसके ऊपर देखकर मार्केट क्या कर रहा है, इसको कैलकुलेट करने की, वैल्यूएशन देने की कोशिश कर रहा है। वरना 2 लाख करोड़ के ऊपर का वैल्यूएशन किस बात का, ये 300 करोड़ के हिसाब से नहीं, भविष्य में। हमेशा याद रखना भाई, बाजार हमेशा भविष्य की चीज़ है भाई। ये मैंने इससे रिलेटेड गोल्डन रूल आप लोगों को बताया था। काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, और क्या हो जाता है फिर, जब सारी चीज़ें हो जाती है तब फिर वो निवेश करने की बात करते हैं। मैं JFX की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है, जैसे मैंने ये टाइम आपको बहुत बार सिखाया है, कौन सा वाला, कि 2030 में क्या होगा किसी भी कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्या वो कंपनी वहाँ पे जाके रॉकेट बन जाएगी 2030 तक, ये विचार करके करंट लेवल पे जो इन्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर कंपनी में और रिस्क लेकर होल्ड करता है, वो शेयर बाजार से पैसा छापता है। बाकी लोग क्या करते हैं, जब सब कुछ खत्म होता है, स्टॉक चार्ट पैटर्न हायर लेवल पे चले जाते हैं, तब वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी मतलब पैटर्न वाला स्टॉक हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन बात करेंगे भाई ईपीएस देखेंगे, कंपनी का 0.49 था, ये 642, मतलब वो एडजस्टमेंट के पहले वाला रहेगा, शेयर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले। ठीक है, तो आप इसको स्किप भी करोगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा, या फिर आप जो बेस्ट ऑप्शन रहता है ना, कौन सा, कि डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, आप इसको इस एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो, प्रेफर यहाँ पे कर सकते हो, ताकि चीज़ें थोड़ी सी मैचेबल हो जाए। सो 0.49, और ये देखिए डाइल्यूटेड में आपको 0.52 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डाइल्यूटेड मतलब वही होता है भाई कि ऐसे कोई एडजस्टमेंट हो जाते हैं शेयर कैपिटल के हिसाब से, तो उसको वो डिनोमिनेटर में कैलकुलेट करके एक ईपीएस सामने रखने की कोशिश करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत कंपेरेबल देखने को मिल जाता है। तो ये टेम्पररी बेस की बात है भाई, इसके बाद के जो भी नंबर्स आएंगे आपको डायरेक्टली बेसिक ईपीएस ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट वही है कि क्वार्टरली कंपनी का परफॉर्मेंस फ्लैटिश है, ईयरली अगर देखा गया तो थोड़ा बहुत हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट एक नॉर्मल परफॉर्मेंस हम लोगों ने इसको कवर यहाँ पे कर लिया है। देन अगर कोई एडिशनल पॉइंट अगर चेक करना होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, तो कंपनी अभी फिलहाल कहाँ से कमा रही है, तो वो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम से कंपनी को कितनी कमाई हो रही है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डिविडेंड तो है नहीं, अगली बार आ जाएगा। देन फीस कमीशन की बात करें तो 38 एंड उसके बाद थर्ड लास्ट वाला डी ऑप्शन कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस मतलब क्या, कि कहीं पे तो इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट कैसा, पोर्टफोलियो ऊपर जाता है। ठीक है, आपने 10 में निवेश करके रखा हो, 10 रुपये आपने निवेश किया, अगर आपका वो 15 बन गया, तो आपके इसमें कितना बदला हो गया, यस +5 का बदला हुआ। वैसे अगर 10 का इन्वेस्टमेंट अगर आपका 8 हो गया तो -2 का चेंज हो गया। तो इसी को यहाँ पे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो उसकी करंट वैल्यू क्या है, ठीक है, उसमें नेट वैल्यू कितना चेंज हुआ है फेयर वैल्यू में, वो इसका नोटिंग उन्होंने करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली है, बाद में इनका जब बड़ा एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट होगा भाई, ये सारी चीज़ें हम लोग को ढंग से नज़र भी नहीं आएंगी, इतना बड़ा उसका इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, JFS से रिलेटेड जो नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड जो बातें थी, नंबर्स थे, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। आप देख सकते हैं, देखिए 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो बाजार इतना क्यों इसको भाव यहाँ पे दे रहा है, इतना हायर लेवल की वैल्यू किस बात की, भविष्य में याद रखना ये चीज़ें, जो भी वैल्यूएशन होता है, जो अभी नए लोग आ रहे हैं वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं इस चैनल को देखते हैं उनको ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। वैल्यूएशन कभी भी आपका करंट परफॉर्मेंस क्या हो रहा है उसके ऊपर वैल्यूएशन नहीं निकाला जाता है। ऐसा अगर होता तो भाई जो भी ये यूनिकॉर्न कंपनियां होती ना, उनका वैल्यूएशन कैसे निकलता, मतलब जो लोग बोलते हैं ना प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो यूनिकॉर्न का प्रॉफिट किधर है, बताओ मुझे, है क्या प्रॉफिट, नहीं, फिर भी $1 बिलियन वैल्यूएशन यूनिकॉर्न बन जाती, क्यों, भविष्य में। ठीक है, तो ये हमेशा जो वैल्यूएशन होता है वो भविष्य में क्या होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके बाजार उसका भाव
प्लस माइनस करके यहाँ पे निकालता रहता है कि भविष्य में इतना कुछ करेगा करके, वरना अभी तक का परफॉर्मेंस देखो ROE ROC कुछ है क्या, 1% है, बट भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसी को मार्केट क्या कर रहा है, पहले से ही फैक्टर इन करके यहाँ पे रख लेता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत बार कवर हो चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, 47 प्रमोटर है, 19 FIs है, 12.5% DIs एंड पब्लिक के पास भी 20-20.5% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ठीक है, एक जस्ट नॉर्मल नंबर जैसे हम लोग कवर करते हैं JFS के, वैसे हम लोग कवर कर रहे हैं। अगली बार भी वैसे ही यहाँ पे कवर करेंगे, जब इनके बड़े लेवल पे बिजनेसेस जोरों शोरों से स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे, तब हम लोग इसको प्रॉपरली यहाँ पे और भी इवेल्यूएट करना, यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो हमारे सामने यहाँ पे आता रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कटे भाई, कोई भी बाइंग सेलिंग होल्ड एवरेज करो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ठीक है। जस्ट एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही वीडियो था, ठीक है। हर वीडियो हमारे ऐसे ही होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।